कल को आपका बच्चा पूछेगा कि बताइए पिताजी मुजरा क्या होता है, कौन करता है, तो आप इसको कैसे व्याख्यात करेंगे? बताइए, मुजरे पे आ जाते हैं। मुजरा शब्द सही है कि गलत नहीं, है? मुजरा शब्द बिल्कुल नहीं सही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने गलत किया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने गलत किया, लेकिन शब्द सही है कि नहीं? बिल्कुल शब्द जो है सही नहीं है, लेकिन वो जिस मुद्दे पे किए हैं वो जरूरी था वहाँ पे। मतलब एक मिनट तो मतलब कांग्रेस मुजरा करती है। अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है और प्रधानमंत्री जी के मुस्कान से डर लगता है। जब जब वो मित्रों कह के आते हैं, भाई साहब लगता है अब कुछ बवाल है और नियत नेक है माना, लेकिन हो सकता है, लेकिन दिल में बैठे हुए शैतान से डर लगता है। पुरुष आयोग बनाएंगे क्या आप? जी, पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन की ही हम मांग कर रहे हैं। इस देश में आधे आबादी की मांग की जा रही है कि सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो पुरुष भी असुरक्षित है जी। कोरोना काल में कितने लोग मरे, ठीक है, हम भी वहाँ से देखते थे कोरोना काल कितने लोग मरते थे, ठीक है। शिक्षा जो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है भारत की, खासकर भारत की बहुत खराब है, जिस कारण से अभी हमारे अभी IMF का रिपोर्ट है कि बाकी दुनिया जो है 3.3 के हिसाब से ग्रोथ रेट है, हमारे यहाँ 6.6 है। उस हिसाब से देखा जाए तो देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। पापा रुक के वॉर रुकवा देते हैं, देश तो आगे जा रहा है। 30 लाख नौकरी खाली है, रिक्त पद भर नहीं पा रहे हैं, देश तो आगे जा रहा है। महिलाओं के ऊपर महंगाई की मार है, देश तो आगे जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था महंगी हो चुकी है, प्राइवेट स्कूल में अगर कोई बच्चे को पढ़ाता है तो उत्तर प्रदेश तो वो किताबें खरीदते खरीदते पागल हो जाता है, देश तो आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 55,000 प्राथमिक विद्यालय आपने बंद करा दिए क्योंकि वहां सस्ती शिक्षा व्यवस्था थी, देश तो आगे जा रहा है। पेट्रोल आपने 100 रुपए कर दिए, देश तो आगे जा रहा है। अग्निवीर एक टेम्पररी व्यवस्था है, मैं खुद रहा हूँ 10 साल CRPF में, मैं बता रहा हूँ कि इससे खराब व्यवस्था कोई नहीं लाई जा सकती थी। देश की सुरक्षा के लिए इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। इनसे ये पूछिए कि पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे, कितने लोगों को सजा मिल चुकी है उसके लिए, जो जितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इतना RDX कैसे आया और उसके लिए क्या कार्रवाई हुई? डेवलपमेंट सिर्फ वो भले कहें मेडिकल, मुझे तो डेवलपमेंट दिखता है। मैं आज तक प्राइवेट में कभी नहीं दिखाई हूँ। सरकारी अस्पताल में सरकारी अस्पताल में ही दिखाई हूँ। 2 बच्चे मेरे सरकारी अस्पताल में ही हुए। सरकारी अस्पताल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आज गोरखपुर में हूं और गोरखपुर लोकसभा चुनाव नजदीक है। 1 तारीख को यहां पर वोटिंग है और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रवि किशन, एक बार सांसद भी रह चुके हैं, और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं काजल निषाद। और मेरे पीछे जो पैनल बैठा हुआ है, अक्सर ये पैनल आम नहीं होता है क्योंकि इसमें हाउसवाइफ भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बैंकर भी हैं और नेता भी हैं। चलिए लाइन से इनका शुरू कर देते हैं परिचय। आप सर्वेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी से पॉलिटिक्स करते हैं। आप सोनू राय हैं, गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं। आप सच्चिदानंद यादव हैं, डॉक्टर हैं। आप अजीत त्रिपाठी हैं, बैंकर हैं। आप शिवेंद्र पांडे हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आप शिशिर वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और आप श्वेता सिंह हैं, हाउसवाइफ हैं। आप देवयानी दुबे हैं, ये प्रिंसिपल हैं, नर्सिंग कॉलेज की पढ़ाती हैं। तो मैं शुरुआत में ही बोला हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे लोग पैनल में बैठे हुए हों और चुनाव पर अपनी राय दे रहे हों। चूँकि चुनाव 1 तारीख को है, 2 बड़े प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमारे बीच में भी एक लोकसभा प्रत्याशी हैं। इनका भी मुद्दा कोई आम नहीं है, बड़ा खास सा मुद्दा है और ये लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं। वहाँ भी इनको अच्छी पहुँच मिल रही है, इनका एक ऐसा कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर की महिला के पास आते हैं और इनसे पूछते हैं कि वोट जो है वो किस मुद्दे पर इस बार हो रहा है। पहले श्वेता जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। वोट इस बार किस मुद्दे पे कर रही हैं? सुरक्षा पे कर रहे हैं। हाँ, सुरक्षा पे जी। तो क्या दिख रहा है इस बार, किसको वोट देने का विचार है? ये कोई पूछने वाली बात है? आप बताइए, कोई और चेहरा आपको नजर आता है आजकल? कौन सा चेहरा है? मोदी जी। मोदी जी पे वोट कर रही हैं। आप दोनों लोग महिला हैं, शुरुआत महिलाओं से ही की जाती है। मोदी जी पे वोट कर रही हैं, आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है महिला सुरक्षा, हाँ, जातीय जनगणना, हाँ, और भाई वो प्रधानमंत्री ने अभी जैसे बोला कि वो अवतरित हुए हैं, बायोलॉजिकल उनका कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं है। और भाषा, ठीक है, तो राजनीति में गिरती भाषा को लेकर भी, क्योंकि हम लोगों ने जो सुना है वो सुषमा स्वराज को सुना है, अटल जी को सुना है, चंद्रशेखर जी को सुना है, और वो सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। और मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि भारतीय राजनीति में महामहिम साहब ये नरेंद्र मोदी भगवान कौन थे, नरेंद्र मोदी भगवान है? हाँ, अरे आपने सुना नहीं क्या? अभी वो बायोलॉजिकल तरीके से नहीं पैदा हुए हैं, तो अब बायोलॉजिकल तरीके से जो नहीं पैदा होता वो अवतरित ही होता है। खैर, और जो अवतरण लेता है वो ईश्वर होता है।
तो आपको मोदी जी पे भरोसा है? नहीं, मुझे बिल्कुल उन पर भरोसा है कि वो उन पर इस विषय पर भरोसा है कि वो विदेश यात्रा करने के लिए उनके पास पूरी फुर्सत है, ठीक है। सऊदीया जाने के लिए पूरी फुर्सत है, 3 से 4 बार जाएंगे। लेकिन मणिपुर के कांड पर, मणिपुर में जो लड़कियों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, वहाँ जाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आगे भी यही करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अंग्रेज के शासनकाल में 1881 में जातीय जनगणना हुई, लेकिन क्या कारण है बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फैक्ट से प्रॉब्लम है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो फिर आएंगे, फिर से ये नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आरक्षण को खा जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा इन सारी चीजों ये आपको भरोसा भी है, ये भी भरोसा है नरेंद्र मोदी आएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो आएंगे। आपने पूछा भरोसा है, मैंने कहा मुझे भरोसा है उन वो जातीय जनगणना आरक्षण खत्म कर देंगे। मुझे उन पर, मैंने बताया ना, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत घुसाइए। मुझे भरोसा है कि वो संविधान की ऐसी तैसी कर देंगे। मुझे भरोसा है कि जो मुजरा जैसे शब्द यूज कर रहा है इस देश में रहकर, क्या आप अपने घर में बैठकर अपने बच्चों के सामने उनका भाषण चला सकते हैं? क्या दिक्कत है उसमें? प्रधानमंत्री का भाषण है, क्या दिक्कत है उसमें? प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपको प्रॉब्लम हो गई ऐसा? देखिए मान्यवर, जिस संस्था से हम लोग आते हैं, हमारे घर के लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में अटल जी की 51 कविताएं दी थी। तो हमने जो अटल जी ने कविता लिखी थी ना, लवली बबली कुत्ते दो, उस तरह की चीज़ें पढ़कर बड़े हुए हैं। मैं मुजरा, मंगलसूत्र, गाय भैंस नहीं सुना है मैंने। ये जो अवतरित हुए हैं प्रधानमंत्री जी, मैंने उनके मुंह से सुना है, और मुझे वाकई उन पर भरोसा है कि ऐसे ईश्वर अगर आते रहे तो राम को भी भुना लेंगे, अपने गुरु अटल को भी भुना लेंगे। मतलब आपने बीजेपी के प्रवक्ता हैं बगल में, उनसे पूछ लेते हैं। मोदी जी का अवतार हुआ है, इन्होंने बताया है कि मोदी जी ने बताया है भाई, मोदी जी का अवतार हुआ है। दूसरा मुजरा शब्द एक गलत शब्द है, प्रधानमंत्री यूज कर रहे हैं। आप बीजेपी के नेता हैं, इसको कैसे देखते? भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में और जाति की व्यवस्था को नहीं मानती है। हम लोग जो है, जैसे जाति गणना पर सवाल उठाई हैं, तो जाति गणना का मतलब है कि समाज को विभिन्न जातियों में बांटना। हमारा जो धर्म है, सर जातीय जनगणना छोड़ दीजिए, मुजरे पे आ जाते हैं। मुजरा शब्द सही है कि गलत है? मुजरा शब्द बिल्कुल नहीं सही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने गलत किया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने गलत किया, लेकिन शब्द सही है कि नहीं? बिल्कुल शब्द जो है सही नहीं है, लेकिन वो जिस मुद्दे पे किए हैं वो जरूरी था वहाँ पे। मतलब एक मिनट, तो मतलब कांग्रेस मुजरा करती है? वोट के लिए कांग्रेस मुजरा करती है? कोई भी विपक्षी, बताइए, आप ही पूछ लीजिए। कोई भी विपक्षी पार्टी के लिए क्या आप ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे? कल को आपका बच्चा पूछेगा कि बताइए पिताजी मुजरा क्या होता है, कौन करता है, तो आप इसको कैसे व्याख्यात करेंगे? बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुजरा कर रही है पार्टी। देखिए, जो जिस आदमी की जो ये बात कर रहा है, कांग्रेस की पार्टी का नेता, उसके दादी, उसके पिताजी कभी जो है जाति गणना नहीं चाहते थे। अब जातीय जनगणना पे सर आप तुरंत बदल जा रहे हैं, सर आप पलट जा रहे हैं। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि जाति गणना कभी नहीं चाहते थे, और जाति जनगणना नहीं, और आप उसी मुद्दों को लेके तो इसी को मुजरा कहते हैं कि आप बार बार एक ही बात को आप अपना बुला रहे हैं। दोबारा आऊंगा, दोबारा पूछूंगा। हमारे साथ सर्वेश जी हैं, समाजवादी पार्टी से पॉलिटिक्स करते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट भी रहे हैं सेना में। सर ऐसा क्या हुआ कि सेना छोड़ के समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ना पड़ा? नहीं पड़ा नहीं, अपनी चॉइस थी। जब तक अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी मैंने, और अब जब लगा कि और थोड़ा बड़ा हम चाहिए सेवा देने का देश को, तो अब ये राजनीति चुने। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी, ये विपक्ष का आरोप है, वही मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अगर इंडिया गठबंधन आ जाती है सत्ता में तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बीजेपी के पास चेहरा है। देखिए, जो भारतीय संविधान कहता है, या जो हमारे देश की प्रणाली है, लोकतंत्र, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। वो कोई अलग सा ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती। वो जब सीटें होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं, तो इंडिया गठबंधन में चुना जाएगा एक प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से। बाद में जब लोकतंत्र का तरीका ये बताते हैं कि 1 साल अखिलेश जी रह लेंगे, 1 साल मुलायम सिंह जी रह लेंगे, 1 साल लालू जी रह। बीजेपी के लोग बता रहे हैं। तो बीजेपी डिसाइड करेगी, यही तो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए तो कह रहे हैं लोग संविधान के खिलाफ है कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी यही तय करेंगे। तो ये तो सवाल अजीब है। खैर, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन होगा वो
मुद्दा तो अच्छा जब चलिए, सीटें कितनी आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? सीटें इतनी पर्याप्त आ रही हैं कि आराम से सरकार बन रही है। सरकार बन जा रही है, तो 4 जून के बाद खटाखट आएगा। बिल्कुल खटाखट 4 जून को आएगा और सरकार बनेगी निश्चित। वहाँ पे एक महिलाएं थी, वो कहीं मोदी जी से बड़े खुश हैं, ठीक चल रहा है सब कुछ। सुरक्षा बोला था मैडम ने, सुरक्षा मैं जानना चाहता हूँ। मैंने तकरीबन 10 साल सेवाएं दी है नक्सल ऑपरेशंस में, कश्मीर में 370 के टाइम पे भी मैं रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कौन सी सुरक्षा की बात कर रही है, क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पे आप देख लीजिए जो हालत है। रेवन्ना साहब वहाँ जर्मनी भाग गए, है ना, रेवन्ना साहब का नाम सबने सुन लिया होगा। आप जो अगर अखिलेश जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, हमारे यूपी की बात करते हैं, तो जो महिला सुरक्षा के लिए क्या किया गया वो देखना चाहिए। तो ये जो 1090 था महिला सुरक्षा के लिए वो किया गया। सुरक्षा के लिए जिस बल से मैं आता हूँ, केंद्रीय पुलिस बल, उसको ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को 2023 में दे दिया पुरानी पेंशन। उसके अगेंस्ट हमारी जो स्वघोषित जो नेशनलिस्ट सरकार है वो SLP लेके चली गई सुप्रीम कोर्ट में, उसके अगेंस्ट कि हम नहीं देंगे ओल्ड पेंशन। एक तरफ ये कहते हैं कि सेना को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ ये सेना को हर तरफ कटघरे में खड़ा करते हैं कोर्ट में। तो कौन सी न महिला सुरक्षा की बात हो रही है, किसानों की बात करता हूँ। महिलाओं की जो सुरक्षा है, आज महिलाएं ही कहती हैं, अभी मैं उनसे पूछूंगा तो शायद वो यही कह देंगी कि आज हम 10 बजे कहीं पे भी घूम लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई छेड़ के नहीं जाता है। तो अच्छा, ये पहले ऐसा होता था कि समाजवादी नहीं डायल 100 जब आया था वो भी समाजवादी सरकार में आया था, जिसका इन्होंने बस नाम 112 कर दिया। तो पुलिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए किस सरकार ने किया क्या है ये देखा जाना चाहिए। छेड़खानी किसी सरकार में बदल जाएगी ये तो बचकानी बात हो गई। 10 बजे तक मतलब ये वो वाली बात हो गई कि शेरशाह सूरी का राज आया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं होता। ये कहानियां हैं। अगर कॉमिक्स में अभी भी विश्वास करना है तो फिर लेके आ रहे हैं कॉमिक्स, आ जाएंगे हमारे NSA साहब और प्रधानमंत्री। सरकार आई तो महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, कुछ नया सोचें। महिला सुरक्षा के लिए हमने कहा, पहले भी हमने सोचा है, डायल जब 1090 हमारा था, आज भी वो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। महिला सुरक्षा के लिए बिल्कुल वही, देखिए कुछ सरकार में भी ठीक चल रहा है 1090। इस सरकार में, आप इस सरकार में क्या चल रहा है उसको पिछले आपने अभी कह दिया है ठीक चल रहा है। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस सरकार में 1090 छोड़िए, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, रेवन्ना साहब चले गए बाहर, 3000 से ज्यादा एलिगेशन से उन पे रेप के, वो देख लिया आपने। दूसरा मुद्दा, रेवन्ना को साहब आप इतना क्यों कह रहे, तीसरी बार में साहब चुन चुका। देखिए हमारा इतना ज्यादा प्यार क्यों आ रहा है रेवन्ना से? हमारे देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं हो, अब स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिसके लिए कहते हैं स्टेज पे कि इनको दिया हुआ वोट मुझे दिया जाना वोट होगा, तो थोड़ी इज्जत तो हमारे संस्कार में है। अभी तक जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर ले तब तक मैं उसको नहीं मानता कि वो दोषी है। चलिए हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी हैं सोनू राय जी, आपका स्वागत है। गोरखपुर से किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? रवि किशन एक बड़ा चेहरा है, काजल निषाद समाजवादी पार्टी से एक बड़ा चेहरा है, आप इसमें कहाँ पे टिक रहे हैं? जी, मैं कहना यही चाहूँगा कि लोगों के मुद्दे में जो भी है, मैंने अभी तक जो भी देखा, उन लोगों के सभी मुद्दों में सिर्फ महिला उत्थान के बारे में बात किया गया। 2243 पार्टियों ने आज तक बात की। पुरुष उत्थान के बारे में कहीं नॉमिनेशन, किसी जगह पे एक नाम हमको बता दीजिए किसी के मैनिफेस्टो में, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो या अन्य किसी भी पार्टियों में बता दीजिए, तो वो सिर्फ महिला समीकरण को लेके चल रहे हैं इस समय 2024 में। पुरुषों के तरफ ना सुरक्षा के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, ना किसी चीज़ में, यहाँ तक कि पुरुष आयोग बनाएंगे क्या आप? जी, पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन की ही हम मांग कर रहे हैं। इस देश में आधे आबादी की मांग की जा रही है कि सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो पुरुष भी असुरक्षित है जी, इस देश में पुरुष। कोई उदाहरण दीजिए आप पुरुष। जैसे 2005 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 99% दहेज के केस फर्जी पाए गए इसी देश में, भारत में ही पाए गए, कहीं और नहीं पाए गए। मतलब आप कह रहे हैं महिलाएं गलत दहेज उत्पीड़न का, जब दहेज के केस फर्जी पाए जाते हैं इस देश में, उसके बावजूद भी पुरुष जो है हत्या आरोपी होता है, कहा जाता है उसको कि ये दहेज लोभी है, पुरुष है। पुरुषों को दहेज लोभी कहते हो आप, और आपकी बेटियां इस लायक भी नहीं है कि 5 किलो राशन में, थोड़ी ना वो लड़का कि आपका 5 किलो राशन है, सरकार कहेगी नहीं 5 किलो राशन हम फ्री देंगे। ठीक, बेटा है किसी का साहब, वो भी माँ है, उसकी भी सम्मान है, तो अपने बेटे को उस लायक वो बनाई है कि वो किसी लड़की को ग्रहण करने अगर जा रहा है तो इसका मतलब वो दहेज लोभी नहीं हुआ। मतलब आप पुरुषों की लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए लोकसभा में आए हैं। कहाँ पा रहे हैं चुनाव, कुछ चुनाव में आप कहाँ पा रहे हैं रवि किशन और काजल निषाद? मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर बात होती है कि कहाँ आते हैं, तो इस गोरखपुर की जनसंख्या की हिसाब से अगर मानेंगे तो पुरुषों की संख्या 10,84,000 है। ठीक, और 8,22,000 या कुछ समथिंग महिलाओं की जनसंख्या है। तो मैं तो वैसे ही आगे हूँ अगर पुरुषों ने वोट कर दिया तो।
मैं तो आधे अगर आबादी की अगर लड़ाई अगर लड़ रहा हूँ। अगर उसमें है यहाँ अगर पर इसलिए है कि अगर पुरुष अपनी सुरक्षा चाहेगा कि हमारे लिए भी पुरुष हेल्पलाइन हो, पुरुष मंत्रालय हो, पुरुष आयोग हो और पुरुषों की सुरक्षा की देखभाल की गारंटी सरकार दे सके, तो हम जानेंगे यहाँ कि के सारे लोग आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, अंदर अंदर खुश खुश भी जज्बा है खुश कि भी हो अगर रहे कोई तो आया जो पुरुषों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आया जहां इस देश में रोज 200 लड़के आत्महत्या करते हैं। हाँ, ये है एनसीआरबी का रिपोर्ट है साहब, मेरे पास है, मैं दे दूंगा, हर साल का स्केल तो ये दूंगा। लड़कियों से प्रताड़ना 2021 में सर 1,64,000 लड़के आत्महत्या किए, विवाहित पुरुष 88,000 आत्महत्या किए और 33,000 महिलाओं ने आत्महत्या। मैं नहीं कहता हूं कि हमारी माताएं बहनें आत्महत्या करें, लेकिन कम से कम पुरुषों की भी तो सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि वो भी किसी के बेटे हैं, कोई भाई है। ये कह रहे हैं इनको वोट तो आपको वोट तो नरेंद्र मोदी भी दे सकते हैं अगर गोरख एकदम जेल देना चाहिए अगर पुरुष हैं। कैसा प्रधान कैसा प्रधानमंत्री समझते सारे हैं? पुरुषों की बात नहीं। मान लीजिए आप सांसद बन गए, हाँ? मान लीजिए आप सांसद बन गए, तो आप किसी पार्टी को समर्थन देंगे या नहीं? हम अपनी पार्टी को स्वयं अपने लिए, मुझे कई लोगों ने कहा अभी कुछ दिन पहले, मैं 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, मैं दिया था। इस बार चुनाव मेरी बात सुनिएगा, दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि आप एक पक्ष की बात करेंगे साहब चढ़ के मंच पे। आप समानता का अधिकार बताइए ना कहाँ दिए हैं। चलिए, समानता का अधिकार। सच्चिदानंद यादव जी, आप डॉक्टर हैं, सबको देखते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं, इस बार डॉक्टर किस मुद्दे पे मतदान कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके मतदान कर रहे हैं? देखिए, हमारा पेशा है डॉक्टरी और हम जो काम करते हैं डॉक्टर के लिए हैं। पहला चीज़ जानिए कि चिकित्सा पे और जो शिक्षा है उस पर सरकारें काम नहीं करती हैं। आज भारत में जो चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, बहुत ख़राब है। इस पर टैक्स भी बहुत कम है देखा जाए, और इस पर शिक्षा पर भी जीएसटी लग गई है, तो लोग पढ़ेंगे क्या? और आज गरीब भी पढ़ नहीं पाता है। जो शिक्षा का अधिकार मिला उसमें भी बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उसमें पढ़ने नहीं आते हैं, क्योंकि उस पर सरकारें काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हमारा मुद्दा खुल गया साहब, पीजीआई में लोग इलाज करा रहे हैं, एम्स खुल गया, हॉस्पिटल खुल रहा है। आपका मेडिकल कॉलेज में क्या कंडीशन है आप देखिए जाके, मरीज मरते रहते हैं, कोई देखने नहीं आता है, डॉक्टर आपस में लड़ाई करते हैं, नर्स लड़ाई करते हैं, ये आप जाके देखिए ना, कौन देखने जाएगा? मेडिकल कॉलेज की कंडीशन क्या है? इस व्यवस्था को कैसे? कोरोना काल में कितने लोग मरे, ठीक है, हम भी वहाँ से देखते थे, कोरोना काल कितने लोग मरते थे, ठीक है। शिक्षा जो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है भारत की, खासकर भारत की बहुत खराब है, ठीक है। ये पेपर में कहीं मीडिया में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। लोग मरते रहते हैं, क्यों? सरकारी हॉस्पिटल को नहीं इलाज कराना चाहता है? चाहता है कोई? नहीं जाता ना। प्राइवेट में हर व्यक्ति जाना चाहता है। पिछले आप कोरोना काल में देखिए, बहुत लोग प्राइवेट की तरफ भागे, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बहुत लूटा, खाया पिया, पूरा किया। बहुत हॉस्पिटल जो नहीं चलते थे वो भी चल गए, ठीक है। मगर आज हम चाहूँगा कि जो भी सरकार बने वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करे, ताकि जो भी भविष्य आने वाला है यहीं से बनता है। सरकार सही है या बदलाव लग रहा है आ सकता है? बदलाव आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। अजीत त्रिपाठी जी, आप बैंकर हैं, बैंक से जुड़े हुए तमाम नए नए लोगों को रोज़ देखते होंगे, पैसे का फ्लो भी देखते होंगे, आपने नोटबंदी भी देखी होगी। आप किस मुद्दे पर मतदान करेंगे और क्या लगता है कि बैंक से जुड़े हुए लोग, ये सब लोग किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? देखिए, अगर इकोनॉमिकली बात करें तो ये देश तो बहुत आगे गया है मोदी जी के टाइम पे, क्योंकि पूरा देश में जो है, पूरे ग्लोबल अगर देखेंगे तो एक तरफ यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, दूसरी तरफ वहाँ पे इजराइल में चल रहा वॉर चल रहा है। वो पापा ने वॉर रुकवा दी वाला डायलॉग अभी ये बोलने लगेंगे। नहीं, देखिए वॉर चल रहा है, पूरे देश में जो है इकोनॉमिक मंदी आई हुई है, और हमारा देश इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वो हो सकता है जीएसटी रिफॉर्म के वजह से हो, जिस कारण से अभी हमारा अभी IMF का रिपोर्ट है कि बाकी दुनिया जो है 3.3 के हिसाब से ग्रोथ रेट है, हमारे यहाँ 6.6 है। उस हिसाब से देखा जाए तो देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। मोदी जी ने सुधार किया, चाहे जनधन के माध्यम से किया, उन्होंने हर व्यक्ति को एक अकाउंट खुलवाया, जिसके जरिए जो जैसे प्रधानमंत्री, पहले पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हमने 10 रुपया भेजा तो 1 रुपया पहुंचता था व्यक्ति में, वो ऐसा नहीं हो रहा। अब अगर व्यक्ति, अगर वो सरकार भेजती है कोई पैसा, वो अकाउंट में डायरेक्ट जितना भेजती है वो पहुँच जाता है, अकाउंट में डायरेक्ट पहुँच जाता है। मोदी जी की ये योजना सही है, देश आगे जा रहा है। हाँ, ये योजना में बहुत है, देश आगे। मुझे बस एक जगह बहुत ही पीड़ा है कि जो युवा बेरोजगार है उसके साथ ये सरकार बहुत अच्छा नहीं कर रही है। कारण ये है कि जैसे हर विभाग में जो है, इन्होंने एक ठेकेदारी प्रथा ये गवर्नमेंट ले आई है, चाहे रेलवे हो,
चाहे बैंक हो, चाहे आपका यहाँ तक इन्होंने सेना को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी अग्निवीर लाया। आप ये बताइए कि जब आप एक पॉलिटिकल फ्रंट पे, जब बॉर्डर पे कोई सैनिक लड़ता है तो ये बस विश्वास उसको होता है कि अगर हम यहाँ सेना अगर गोली हमको लग जाती है, हम शहीद हो जाते हैं, तो सरकार हमारे पीछे होगी और सरकार हमारे परिवार की रक्षा करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जब अग्निवीर के तहत जो व्यक्ति जाएगा 3 साल 4 साल के लिए, और जब उसके हाथ में होगी, जब युद्ध का कंडीशन आएगा, तो ये क्या गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति 3 साल की नौकरी के लिए वो जान नहीं देने जाएगा। वो हो सकता है हथियार छोड़ के भाग जाए। और ये देश, ये इसीलिए मैंने देखा कि विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध भी किया है, जो कि मुझे उचित लगता है कि सेना में जो है आप ठेकेदारी प्रथा लाए, बिल्कुल गलत है। बाकी डिपार्टमेंट में भी मतलब आप सरकार के आर्थिक मुद्दों से संतुष्ट हैं, और जो सेना वाले मुद्दे हैं उनसे, सेना मुद्दे में रोजगार के मुद्दे दूसरी पे। चीज, जैसे जो ये उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लाई है, ये 20 रुपये, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए का पेमेंट देते हैं, तो ठेकेदार 10,000 क्या 13,000 ले लेता है, 7,000 का ही पेमेंट देता है। काम तो कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का शोषण हो रहा है। और ये बहुत बड़ी संख्या, वो मिडिल क्लास, आप देखिए मिडिल क्लास बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है। अपर हो रहा है, लोअर जो है लोअर है वो मजे में है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन मिडिल क्लास कहीं ना कहीं सरकार में दुखी है। उसका कारण यही है कि सरकार इस मुद्दे को ध्यान देना चाहिए। आप मिडिल क्लास से आते हैं? हाँ बिल्कुल दुखी हैं? दुखी मुझे उस युवा से दुख है कि जो युवा है उसको जो है, इस बार वोट किस मुद्दे पे करेंगे? वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, बदलाव के लेकिन लिए करेंगे क्या इसी सरकार के लिए? मैं देखिए, कुछ मुझे बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार से मुझे पसंद आते हैं, तो हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा मुझे बहुत मतलब अंदर से लग रहा है कि सरकार के मुद्दे पे करेंगे। कह रहे हैं देश इतना आगे जा रहा है, 6.6 की ग्रोथ रेट है देश में, इतना आगे जा रहा है। आप लोग झूठ में कहते रहते हैं, और रोजगार के मुद्दे से संतुष्ट नहीं, उनका जवाब हम इनसे ले लेंगे। लेकिन देश तो आगे जा रहा है पैसे के मामले में। देखिए, सबसे पहले जहां से ये सोच के कह रहे हैं देश आगे जा रहा है, तो मुझे लगता है आगे जा रहा है। 22 लाख करोड़ रुपए लेके बड़े बड़े उद्योगपति भाग गए, किसानों का कर्जा आप माफ नहीं कर पाते हैं, तो देश तो आगे जा रहा है। पापा रुक के वॉर रुकवा देते हैं, देश तो आगे जा रहा है। 30 लाख नौकरी खाली है, रिक्त पद भर नहीं पा रहे हैं, देश तो आगे जा रहा है। महिलाओं के ऊपर महंगाई की मार है, देश तो आगे जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था महंगी हो चुकी है, प्राइवेट स्कूल में अगर कोई बच्चे को पढ़ाता है तो उत्तर प्रदेश तो वो किताबें खरीदते खरीदते पागल हो जाता है, देश तो आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 55,000 प्राथमिक विद्यालय आपने बंद करा दिए क्योंकि वहां सस्ती शिक्षा व्यवस्था थी, देश तो आगे जा रहा है। पेट्रोल आपने 100 रुपए कर दिए, देश तो आगे जा रहा है। आप मुद्दों की बात करिए। देश आपका नहीं, देश कैसे जा रहा है, देश कैसे जा रहा है सुन लीजिए। पहले चरण में देश मंगलसूत्र के सहारे गया, दूसरे चरण में देश भैंस के सहारे गया, तीसरे चरण में अडानी आ गए, चौथे चरण में औरंगजेब आए, और एक नया सफू का मुजरा आया, छठे चरण में, 7वां बचा है पूर्वांचल की, तो अब एक आरक्षण का नया सीबू का छोड़ा है इन्होंने। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुद्दों की लड़ाई नहीं हो रही है, और हवाई जुमलेबाजी, टीआरपी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, और देश को जहां ले जाया जा रहा है, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। तो इस बार इसी मुद्दे पे रोजगार, इन सब मुद्दों पर वोट होगा। 4 तारीख को टनाटन खटाखट, और उसके बाद विदाई एकदम सनासन। पूरा देश इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है, और पूरे जनता ने इसको बाइपोलर चुनाव बनाया है। आप विश्वास कीजिएगा कि 4 जून को आने वाले जो परिणाम होंगे, बहुत ही सुखद परिणाम। 4 जून को विदाई तय है आपकी। हम ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मुद्दे पे हम हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है 4 तारीख को 400 पार जो हमारा नारा है, निश्चित रूप से 412 से 400। एग्जिट पोल, मैं खुद एग्जिट पोल के लिए काम करता हूँ, कहीं 400 पार तो नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, मैं कह रहा हूँ 400 पार जा रहा है। और उसके बाद हम लोग फिर 4 तारीख के बाद एक बार बैठेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जीएसटी लग गया है। बिल्कुल, शिक्षा पे कोई जीएसटी नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है, कोई भी खोल के देख सकता है। जीएसटी है कोचिंग संस्थानों पे। शिक्षा फ्री है, कोई जीएसटी नहीं है। कोचिंग संस्थानों पे 18% जीएसटी लागू है, तो कोचिंग संस्थानों पे है। एक मिनट बस रोको, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, प्लीज हमको बोलने दीजिए। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में यही मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का था, जो रोज लगता था कि आज ये मेडिकल कॉलेज बंद हो रहा है। गोरखपुर के लोग रोज भयभीत रहते थे कि जो पूरे पूर्वांचल को संभालता है, यहाँ तक कि बिहार के भी लोग यहाँ पे आते हैं। वो मेडिकल कॉलेज की स्थिति थी, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज की, कि जब न तब लगता था कि अब यहाँ के डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हो गया एक विशेष सरकार में।
और अब मेडिकल नाम ले लीजिए, विशेष सरकार की। बिल्कुल विशेष सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसमें रोज लगता था कि ये मेडिकल कॉलेज अब न तब बंद हो गया, यहाँ के प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जितने बड़े वरिष्ठ जो प्रोफेसर थे उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। और वही किसी तरह हमारे माननीय योगी जी उस टाइम सांसद थे गोरखपुर के, और कितनी लड़ाइयों को लड़के उसको रुकवाएं। और उसके बाद आज ये मेडिकल कॉलेज जो है पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि इतना बढ़िया, इतनी साफ़ सफाई। आप कभी जाइए, भीड़ तो हमको लगता है 10,000 से नीचे पेशेंट एक दिन में नहीं आते हैं। और उसके बाद से एम्स यहाँ पे गोरखपुर में बना, जो एम्स 2014 में ही ज़मीन उसका था, लेकिन ज़मीन उस टाइम की समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। उनके जाते ही ज़मीन जो है रजिस्ट्री फ्री होता है। 2017 में माननीय योगी जी आते हैं और ज़मीन फ्री होता है, और 1 साल के अंदर ही एम्स की इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है बन के खड़ी होती है। आज एम्स में 1 रुपये में जो इलाज होता है वो और कहीं संभव नहीं है। अगर इस इतना भी नहीं, मेडिकल कॉलेज रोजगार बता, बिल्कुल मैं रोजगार मैं रोजगार पे भी आता हूँ। रोजगार का ये आलम है कि 30 करोड़ से ऊपर लोगों को डूडा द्वारा और बैंकों द्वारा लोन हुआ है और सारे अपना व्यापार कर रहे हैं। पहले स्टेज में जो है 10,000 रुपये लोनिंग हुई थी, वो अगर 1 साल के अंदर भर देते थे तो उनको 20,000 की लोनिंग होती थी, फिर 50,000 की। तो ये 3 स्टेज पार कर चुके हैं हमारे युवा। और आज 30 लाख वैकेंसी खाली है, उसका क्या होगा? क्या कह रहे हैं? एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली नर्सिंग डिपार्टमेंट में, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हुआ। 2 बार वैकेंसी कैंसिल हुई है। 2 बार वैकेंसी कैंसिल हुई इनके भी। आप चूंकि सत्ता में हैं, मैं इस मुद्दे पे आऊंगा। उत्तर प्रदेश में माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की सरकार जब रही, अखिलेश जी की जब सरकार रही, सवाल पूछिए इनसे। डायल 100 हर गांव के लिए लोहिया स्तर योजना चला के एम्बुलेंस देने का कार्य यहाँ पे बीआरडी, यही बीआरडी है। नहीं, सुन लीजिए, इस तथ्य को जानना जरूरी है। यही बीआरडी है जिसको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश शासन, सवाल ये है कि ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो बेस है वो झूठ पे टिका हुआ है। बताइए। अब इसीलिए 2 सवाल आ गए। पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, रोजगार नहीं हो रहा है, और 512 पेपर जो है पेपर लीक पे सरकार शांति बनाए रखिए, सख्त से सख्त कदम उठा रही है। और जो लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं वो एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, और बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं। अभी जितने भी पकड़े गए विशेष पार्टी को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मतलब पेपर लीक में एक बड़ी बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी के लोग शामिल है पेपर लीक में। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में के बारे में तो माननीय जो हमारी प्रिंसिपल साहब बैठी हैं, इनके स्कूल की स्टूडेंट से पूछ लीजिए तो महिलाओं को कितनी सुरक्षा है। आज तक जो है, आज जब से माननीय योगी जी की सरकार है, अगर कोई पकड़ में आ जा रहा है तो वही समझ रहा है कि हम जो हरकत की है उसकी क्या सजा हो। इस राय से मैं भी आपके संतुष्ट हूँ। चलिए, आप रोजगार के मुद्दे पे नहीं, रोजगार का मुद्दा केवल सरकारी सेवा नहीं होता है। बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं है कि रोजगार का मुद्दा इसका मतलब सरकारी सेवा ही है। रोजगार का मुद्दा आप आज से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भी देखेंगे, जब जिसमें राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर रहते थे, उसमें भी पृथ्वीराज कपूर बेचैन रहते थे कि मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान 1971 में पिक्चर आया था। उसी बेचैनी को तो प्रधानमंत्री मोदी दूर किए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन दिया नहीं। बिल्कुल 2 करोड़ से ऊपर रोजगार दिए हैं। आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे आप रामगढ़ताल पे चले जाइए, रामगढ़ताल पे जाइए, कम से कम इस टाइम जाइए तो 1,500 से 2,000 ठेले लगे हुए हैं। बस आप पकौड़े को ही रोजगार मानते हैं। चलिए, पकौड़े को ही इसी रामगढ़ताल पर 1,000 से ज्यादा परिवारों के ठेले को लात मारा गया, और जिसपे कम से कम 1 लाख लोग पलते होंगे एक परिवार के एक सदस्य पे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पे दुकानें दी गई। रोज वो ठेले वाले परेशान होते हैं। मैं जाता हूँ नौका विहार पे और मुझसे भी कहते हैं, जो वहाँ पे आज के भी डेट में वो बर्फ का गोला लगाता है और भी 1-2 लड़के हैं सामने कह नहीं पाते, वो कहते हैं बड़े प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और हमें परेशान करते हैं। भैया, हमने कहा क्यों, तुम हमसे बताना, एक बार नंबर रख लो, मुझे बता देना वो बड़ा अधिकारी है कौन जो तुम्हें परेशान करता है। देश ग्रोथ कर रहा है, वो कह रहे थे 6 पॉइंट। बचकानी बातें हैं कि बेसिक इकोनॉमिक्स भूल गई है सरकार। 71 में मुद्दा होता था, सही कह रहे हैं प्रवक्ता भाजपा के। आजकल मुद्दा नहीं है बेरोजगारी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 83% युवा भारत के बेरोजगारी की तरफ बढ़े हुए हैं।
इनके लिए मुद्दा नहीं है। पेपर लीक सरकार खुद करवा रही है संभवतः, क्योंकि उसको नौकरी देनी नहीं है। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग तो कराते हैं। फिर इनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। हाँ। हमें मुद्दा देखिए, लोकसभा चुनाव बेसिक मुद्दों पे लड़े जाते हैं, ये फिर भटका रहे हैं। हमारे यहाँ महिला पहलवान सड़क पे बैठी थी, उनके सम्मान में टिकट दे दिया गया। जो आरोपी था उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। किसान हमारे यहाँ मूल सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। किसानों को केवल एमएसपी तो मांग रहे थे। अच्छा, आतंकवादियों जैसा व्यवहार 2 बार किया गया, कीलें लगा दी गई। पहलवान राजनीति कर रही हैं, स्वाति मालीवाल उनके साथ खड़ी थी। आज स्वाति मालीवाल के साथ स्वाति मालीवाल राजनीति करती हैं, राजनीतिक हैं। महिला पहलवान नहीं दिखाई दे रही हैं। स्वाति मालीवाल हमेशा से राजनीतिज्ञ थी। उनकी हो सकता है वो राजनीति कर रही, लेकिन महिला पहलवान नहीं दिखाई दे रही। महिला पहलवान मेडल लाई हैं। राजनीति का पार्ट नहीं है, उनको राजनीति में नहीं डाला जाना चाहिए। किसी भी, हमारे यहाँ कानून कहता है, वकील साहब बताएंगे आपको बेहतर, कि अगर कोई महिला आरोप लगाती है, अभी तक का तो कानून यही था, तो ओनस जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसके ऊपर होती है सिद्ध करने की कि वो जिम्मेदार नहीं है जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। यहाँ पे उसको कटघरे में छोड़िए, वहां टिकट दे दिया गया, उनको संसद लाया जा रहा है। ठीक है, ये तो महिला का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा देख लिया तो न किसान खुश है, न जवान। अग्निवीर अभी बताया जैसे उन्होंने भाई साहब ने, अग्निवीर एक टेम्पररी व्यवस्था है। मैं खुद रहा हूँ 10 साल सीआरपीएफ में, मैं बता रहा हूँ कि इससे खराब व्यवस्था कोई नहीं लाई जा सकती थी। देश की सुरक्षा के लिए इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला। मुझे अग्निवीर समझा सकते हैं आप, सीआरपीएफ में रहे हैं। ये क्या होगा अग्निवीर जो ये लोग जाएंगे? आपको क्या होगा ये, अगर आप ऐसे समझिए कि अगर दो लोग शहीद होते हैं, एक नॉर्मल सैनिक है और एक अग्निवीर है, तो इसको शहीद का, जो अग्निवीर होंगे उनको शहीद का दर्जा ही हो चुका है, उसको शहीद तक का दर्जा नहीं मिलेगा। ये 4 साल बाद आएंगे। आप 18 जिस उम्र में उसकी पढ़ाई की उम्र है उस बच्चे की, आप उसको एक नौकरी में देते हैं जो 4 साल की टेम्पररी नौकरी है। उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ऐसी जगहों पे जहां नॉर्मल सैनिक भी होंगे, खतरनाक जगहों पे भेजा जाता है। उसके मेंटल ट्रॉमा अलग समझ लीजिए। फिर वो वापस आता है। अगर उसको नौकरी नहीं मिल पाती है तो एक इंसान जो ट्रेंड है, अगर वो कहीं असामाजिक तत्वों के साथ मिला तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा, अग्निवीर, अगर हमें सेना में 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हमें अनुभव की जरूरत होती है कि अगर मैं कमांडर हूं, मुझे एक अनुभवी आदमी चाहिए जिसने 10 ऐसी जगहों पे 12 साल 15 साल सर्विस की हो, तो मैं उसको अच्छी जगह लगाऊंगा। ये टेम्पररी व्यवस्था से जो देश की सुरक्षा। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जब सेना में ही, केंद्रीय पुलिस बलों में ही अभी वैकेंसीज हैं, तो आप उनको पूरे फिल क्यों नहीं कर सकते, परमानेंट क्यों नहीं दे सकते? तो इसके पीछे क्या, आप तो रहे हैं 10 साल, आपने सेना में सेवा दी है, इसके पीछे क्या सरकार का मोटिव होगा 4 साल नौकरी देने का? ये कह रहे हैं ये 4 साल सबको नौकरी दे रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, उनके पास अच्छा पैसा रहेगा, वो कहीं और जाके नौकरी करते रहेंगे। एक और जुमला है कि बस हमने क्योंकि 2 करोड़ बोला था तो हमने दिखा दिया कि ये जो है, ये एक हमने नौकरी दे दी। इसका फायदा एक किसी सैनिक से आप पूछ लीजिए, अगर मुझे बता दे इसका कोई फायदा है, कभी कोई बोलने नहीं जाएगा। केवल पॉपुलर डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि हर चीज जो पॉपुलर है उससे वोट मिल रहा है वो करते रहो। तो इनको अब जो चीजें बोली जा रही हैं, अग्निवीर से खराब कुछ नहीं हो सकता। बात अब मंगलसूत्र, जैसे उन्होंने बोला चरणबद्ध तरीके से, हमारे भाई ने, कि चरणबद्ध तरीके से ही आ गए, मंगलसूत्र पे आ गए। भले उसकी बात अलग है कि सोने का दाम बढ़ता चला जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। महिला की सुरक्षा की चिंता नहीं, मंगलसूत्र बोल देंगे, मुजरा बोल देंगे। अभी देखिए लास्ट चरण तक, अभी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और निकलेगा, तो अभी और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मजा आ रहा है, मतलब 1 तारीख तक मजा आ रहा है बहुत। 4 को और मजा आएगा। 4 को बहुत मजा आएगा। 4 को किसको मजा आएगा वो ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले रेहड़ी के बाद अभी चलते हैं। इतने देर लोगों की आपने सुनी, मंगलसूत्र पे चर्चा हो गई, नौकरी पे चर्चा हो गई, तमाम विषय पे चर्चा हो गई, कुछ मन बदला? नहीं नहीं, अभी भी भारतीय जनता मुझे तो पार्टी, ये बगल में प्रवक्ता बैठे इसलिए तो नहीं, कुछ योजना तो नहीं दे दी आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, हम बताए ना सबसे पहला लाइन कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, अभी जो भी विकास की योजनाएं हैं, चाहे गोरखपुर में नौकायन हो, चाहे 4 लेन की सड़कें हो, 6 लेन की सड़कें हो, जहाँ जहाँ हम लोगों को दिक्कत थी वहाँ ओवरब्रिज बन रहा है। ये सब कभी विकास गोरखपुर कल्पना नहीं किया था। वही समाजवादी पार्टी के सरकार में 5 घंटे 6 घंटे बिजली रहती थी, इन्वर्टर बैठ जाता था और हर आदमी जो है जनरेटर अपने घर में, लाइट हमेशा रहती है, सुरक्षा इतनी है, क्या चाहिए आपको? मित्र प्रकाश जी, जिस देश में बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री और पत्रकार जेल में हो, उस देश में लोकतंत्र किस स्थिति में होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आज आप माइक लेकर एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, कल को बड़ी बात नहीं होगी जब ये कहा जाएगा कि मित्र प्रकाश जी जेल में है। ठीक है, और जिस देश में मीडिया, यही पे अड़का दिया गया। जिस देश में मीडिया, बोलने दीजिए भैया, महिला हूँ, बोल लेने दीजिए। बीजेपी वाले आपकी आवाज कोई नहीं कर रहा, तो थोड़ा आप जेल में हम कहें तो हम थोड़ा इधर उधर देखने लगे। हाँ, तो मैं कहना यही चाह रही हूँ। हो सकता है कि भाई 4 के बाद सरकार बदल जाए। ठीक है,
आप कल्पना करिए ना, आप किस माहौल में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री उठा के जेल में चला, मुख्यमंत्री जेल में चला जा रहा है, प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत, ईडी उनके हाथ में। कल को किसी और आपके अपने प्रदेश में ऐसे एक समूह के, 2 समूह के लोगों को मैं जानती हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जैसे ही चुनाव आता है छापा गढ़ उनके घर पहुँच जाता है। ये तिवारी जी की बात कर रहे हैं क्या? अब आप वो जानते ही होंगे बेहतर तरीके से। तो क्या डर है सरकार को? बुद्धिजीवियों से, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों से। विचार करिए किस डर के माहौल में आप रह रहे हैं, और अगर इसी डर के माहौल में आपको रहना है, रहना स्वीकार्य है, तो बनाइए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरकार नहीं बनाता हूँ। क्या कह रहे थे शिवेन जी? मैं शिवेन जी, क्या अग्निवीर कह रहे थे? योजना आपने पूछा, हमारे जो बड़े भाई हैं सर्विस जी, आपने पूछा इसके पीछे क्या लॉजिक है। Government is going with the motto to demolish all the public sector for the creating private, outsourcing पे लाएंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। और आप इस किताब को देखिए, इस पूरी किताब में कहीं नहीं लिखा है जो मुद्दा आज पूरे नेशनल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि धर्म के आधार पे आरक्षण है। 15(4) और 16(4) आप खोल के देख लीजिए। अगर मेरी बात गलत निकलेगी तो मैं शायद इस कानून की डिग्री मैंने ली है उस डिग्री को मैं छोड़ दूंगा। पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक उसके उन्नति के आधार पे ही आरक्षण दिया जाएगा, ना कि धर्म के आधार पर। यह पूरी किताब में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन यह बहुत बड़ा इसके बाद से 30 सेकंड सबसे बात करेंगे, फिर खत्म करेंगे। लेकिन कर्नाटक सरकार जो है कांग्रेस की, वो धर्म के आधार पे दी है। अभी जो है 65 सीट जो है, 65 सीट जो है वो जातियों को ओबीसी वर्ग में टीएमसी की सरकार देती है जो मुस्लिम हैं। तो हिंदुओं का अधिकार काट के हम किसी को किसी धर्म के विशेष पे नहीं देने देंगे। ये हिंदुओं के निश्चित रूप से हम हिंदू, हम प्लीज आप बुद्धिजीवी वर्ग कह रहे थे। बिल्कुल हिंदू होने पे हमें गर्व है, और हम हिंदुओं की बात आज से नहीं कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से हम हिंदू हित की बात करते हैं, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदू की बात करेगा, ऐतिहासिक बात, यहाँ पे सारे लोग हिंदू ही बैठे इत्तेफाक से। ऐतिहासिक बात इन्होंने कही। इसी भारत के इतिहास, लोकतांत्रिक के इतिहास में मंडल कमीशन जब आरक्षण गरीबों के उत्थान के लिए आर्थिक देने आया था, यही भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिराया था। और फिर इस भारतीय जनता पार्टी का 400 सीट प्राप्त करके लल्लू सिंह जैसे सांसद जो ये शब्द बोल रहे हैं कि हम संविधान में परिवर्तन करेंगे, मैं बता दे रहा हूं कि दलितों, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट के हकों के साथ वो खिलवाड़ करेंगे और आम जनता मूक दर्शक होकर देखते रह जाएगी। ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव। आपको लग रहा है सरकार बदलेगी नहीं क्या? मैंने क्या कहा कि जनता लड़ रही है बाइपोलर चुनाव, इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। अब 30 सेकंड हम सबसे बात करेंगे, और 30 सेकंड के विषय पर हम ये जानेंगे कि इस बार का मतदान किस विषय पे है। जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो तो राजनीतिक बातें करेंगे, जो नहीं राजनीतिक दल के हैं उनसे थोड़ा सा जानेंगे। आप राजनीतिक दल से हैं, इस बार का चुनाव 30 सेकंड में बताइए किन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं और किन मुद्दों पर सत्ता लड़ रही है। पहला मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अभी संविधान की बात हो रही थी, संविधान का बेसिक बात है कि समता समानता की बात होती है, इक्विटी और इक्वालिटी। समता के ये होती, समानता ये होती है कि हम सब बराबर हैं। समता ये होती है कि हम जो बराबर नहीं है, जो सामाजिक आर्थिक परिदृश्य से पीछे हैं, उनको बराबर किया जाए। इसी बेसिस पे हमें रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है, इक्विटी एंड इक्वालिटी के सिद्धांत तक रिजर्वेशन में। तो जब भी हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट होंगे, जैसे भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा कि हम जाति के आधार पर नहीं, हम जाति को नहीं मानते, आपको जातीय जनगणना इसलिए करनी पड़ेगी कि आपको समझ में आए कि किसको कितनी जरूरत है और उस हिसाब से हम उसको दे सकें रिसोर्सेज। क्योंकि हमारा आर्टिकल 39B कहता है स्पेसिफिकली कि हम रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट करें जो सब पूरी कम्युनिटी को, जिसको जितनी जरूरत है वैसे पहुंचे। तो हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान बचाना मुद्दा है, आरक्षण बचाना मुद्दा है, लोगों तक हर आधार पे, जिस भी आधार पे उसको पहुंच, वेलफेयर स्टेट है, हम जो मूलभूत सुविधाएं वो पहुंचाएंगे। महिला सुरक्षा हमारा मुद्दा है, बेसिक मुद्दा है। मैं सबसे ये सवाल करूंगा, इस सरकार में 10 साल में कोई एक अच्छा काम बताइए। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कोई एक अच्छा काम। बहुत अच्छा परसेप्शन और नैरेटिव पे बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छी कहानियां गढ़ लेते हैं लोग, अच्छी कहानियां गढ़ लेते हैं। आप 30 सेकंड में बताएं सर, क्या मुद्दे हैं इस बार वोट करने के? जी, इस बार वोट करने का मुद्दा सबसे पहले है कि एक पक्ष में सुरक्षा, दोनों पक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समानता का अधिकार किया जाए। इस बार अगर वोटिंग करनी है तो लोग समानता के अधिकार पे वोट करें। जात और धर्म की लड़ाई छोड़ करके एक जो है लिंग भेदी कानूनों में असमानता जो उत्पीड़ित हुए, जिससे परिवार टूट रहे हैं और परिवार बर्बाद हो रहे हैं, न कि समाज भी बर्बाद हो रहा है साथ साथ में, उनको जो है सही किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा अगर हम अपनी सरकार में आते हैं तो। तीसरा,
गोरखपुर अगर लोकसभा हम जीतते हैं अपने तरफ से, तो मैं इतना कहूँगा कि गोरखपुर वासियों के युवा पीढ़ी को यहाँ से भर्ती बोर्ड की व्यवस्था मैं जरूर करवाने की चलिए, इस कोशिश सरकार करूंगा। का पिछले 10 सालों में कोई एक अच्छा काम या एक बुरा काम बताइए। सबसे पहले अच्छा काम लगा अगर होगा। अच्छा काम कहें हाँ। तो अभी तक तो 10 साल में मैंने कोई अच्छा काम तो नहीं देख पाया इनके लिए, पुरुषों के लिए या किसी के लिए। मैं कोई तो अच्छा काम 10 सालों में नहीं लोग किया। कहते हैं कि हम महिला विरोधी। कोई अच्छा मैं काम नहीं 10 हूं, लेकिन 30 लोग सेकंड का कहते समय है हैं। सर। कोई अच्छा काम 10 सालों में नहीं हुआ? नहीं हुआ। बुरा काम एक बता दीजिए। बुरा एक काम किए इन्होंने कि जो ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पे बेटों की हत्याएं करवाए सर। बस आप सुरक्षा, महिला पुरुष, आप बताएं सर क्या किस मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा और सरकार का कोई एक अच्छा काम, मेरा एक बुरा एक ही काम? मुद्दा है, हाँ, शिक्षा, हाँ, स्वास्थ्य हाँ। और रोजगार। ये 3 बता दिए। ठीक? और इसी पर मैं वोट दूंगा। हाँ। सरकार जो करेगी, हाँ। जो सरकार को मैं उसको वोट दूंगा। चलिए, इस सरकार का एक अच्छा काम बता दीजिए। राम मंदिर। राम मंदिर। और एक बुरा काम बता दीजिए। कोई बुरा काम नहीं है? मेरे नियम कोई बुरा काम नहीं। बुरा काम नहीं है। आप बताएं सर, इस बार किस मुद्दे विषय पे वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर मुद्दा आ गया। मंदिर मुद्दा आ गया। अभी तक राम मंदिर था ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। अगर इकोनॉमिकली बात किया गया तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो हाईएस्ट लेवल पे है इस गवर्नमेंट में। हाँ, आप बैंकर हैं। नहीं, उसके वजह से जो आजकल रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका उसी की वजह से हो रहा है। वो पैसा इतना गवर्नमेंट के पास कभी नहीं आया, इतना पैसा जितना इस समय गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट तो होना ही होना है। दूसरी चीज, मुझे अभी भी वही मुद्दा है कि एक युवा के साथ, जो युवा बहुत बड़ी संख्या हमारे देश के युवा की है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है वो मुझे एक बहुत ही दर्द देने वाला है। क्योंकि उसका शोषण इस तरह से, जो उसको मान लीजिए किसी व्यक्ति को 40,000 वेतन मिलना चाहिए, उसको 10,000 में जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा। ये बहुत बड़ा शोषण है। एक अच्छा काम बता दीजिए सरकार का पिछले 10 सालों में। मुझे यही लगता है कि जीएसटी का जो कलेक्शन इन्होंने किया है हाईएस्ट लेवल पे, ये एक अच्छा है। उन्होंने जो रिफॉर्म किया है वो बहुत अच्छा और है। एक बुरा काम, हालांकि कांग्रेस इसको गब्बर सिंह टैक्स बुरा ये है कि जो सेना में अग्निवीर ले आए, जो इन्होंने आउटसोर्सिंग को बहुत ज्यादा ये ला रहे हैं। दूसरा, ये जो आप कर रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे जो है, जो चल रहा है विपक्ष के द्वारा, ये हो रहा है कि हम करेंगे। ये मुद्दा इसलिए गड़बड़ है कि मुझे बुरा काम है, क्योंकि कभी भी मेरा मानना है कि जो जाति जो आधार पे आरक्षण जो देना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इकोनॉमिकली स्तर पे भी देना चाहिए। आप बताइए शिवेन जी, इस बार किस विषय पर मतदान करेंगे और करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, और सरकार का एक अच्छा काम और एक बुरा काम आपसे पहले अच्छा काम ही बता देता हूँ। पापा ने वार रुकवाई। पापा ने वार रुकवा दी। ठीक, अब बताता हूँ किन मुद्दों पे वोट करूंगा। बुरा काम? बुरा काम अब मैं बता दे रहा हूँ, मुद्दों में गिन लीजिएगा उसको। सबसे पहले मेरा मत जो है वो पूरे भारतवर्ष में युवाओं के रोजगार के लिए, पहला मेरा मत। दूसरा मेरा मत, यानी उसी मत में दूसरा मत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि इस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं ना हो और उस पे पूरा भारत का डेलीगेट्स चुप बैठा रहे अगर कोई आवाज उठाए। तीसरा ये कि डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहे उसके लिए। चौथा मुद्दा, पूर्वांचल का चुनाव आ चुका है, पूर्वांचल में बंद सभी चीनी मिले जो हर परिवार के रोजगार के लिए काम आ सकती हैं, उनको देने के लिए। जो हमारे सामाजिक ताना बाना को बुनकर पूरे सरकार को चलाने का काम करते हैं यानी सरकारी कर्मचारी वर्ग, उनके पेंशन स्कीम के लिए, युवाओं के पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने के लिए मेरा वोट रहेगा। आप महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाएं अगर घर में काम करती हैं तो उनका भी एक स्मार्ट सैलरी होनी चाहिए, सरकार उनको एक सहायता दे। ऐसी महिलाओं के लिए भी मैं वोट करूंगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया दिया जाए। एमएसपी कानून गारंटी के लिए, किसानों के साथ कोई छल ना हो उनके लिए, किसानों का कर्ज माफी के लिए मैं वोट दूंगा। ऐसे अनेक ऐसे मुद्दे हैं, अगर मुझे अगर एक कोई लिस्ट बनानी पड़े तो शायद वो लिस्ट में पेज कम पड़ जाएंगे, मेरी कलम नहीं रुकेगी। मतलब 10 साल में एकदम खुश नहीं है आप? खुश मत होइएगा, आपका काम नहीं पूछेंगे, आपसे पिछले वाले का काम पूछेंगे। इस बार मतदान तो आप बताएंगे ही किन मुद्दों पे होगा? बिल्कुल, भारत का तीव्र आर्थिक विकास, आज विश्व की 5वीं विकसित अर्थव्यवस्था है। जिस देश को हम लोग कभी मान के चलते थे कि बीमारू देश है और उसका प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन के बैठे रहते थे, उस देश का आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। जिन लोगों के शासन में गोरखपुर की चीनी मिलें बंद हुई, जो गोरखपुर का मेन कैश क्रॉप था और वहाँ से लोग किसान गन्ना बोना बंद कर दिए थे, उस चीनी मिल को योगी जी की सरकार आने के 1 साल के भीतर चालू कराया गया। 30 साल से जो यहाँ के फर्टिलाइज़र कारखाना बंद था, उस फर्टिलाइज़र कारखाने को उनके आने के 1 साल के भीतर ही शुरू किया गया। अंतिम में आ जाएंगे। उसके बाद से नारी विकास, नारी सम्मान, हम हैं जो नारियों को, भारतीय नारियों को संसद में 33% का आरक्षण देते हैं।
ये तो आपके पॉजिटिव हो गए, पिछले 10 सालों का काम नहीं पूछ रहा हूँ, उसके पहले जो 10 साल थे उसको आप कैसे बिल्कुल, देखते? भारत का माननीय हमारे साथ सीआरपीएफ के जवान हैं, लेकिन सेना की जो दुर्गत थी कि उनको जूते नहीं मिलते थे, सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, सैनिकों को एक विपक्षी विरोधी पे, पाकिस्तानी पे गोली चलाने के लिए भी आज्ञा दिल्ली तक लेनी पड़ती थी। पूछ लेता हूँ, अब गंभीर मुद्दा उठा दिए, गंभीर मुद्दा। आप सेना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं होता था, बिल्कुल ये सारी फर्जी बातें हैं। इसका सेना से कोई एक ये इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सेना से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप सेना में सेवा दिए हैं, अब आपकी बात नहीं मानूंगा सर, वो 10 साल सेवा दिए हैं। मैं जवाब दूंगा, 10 साल सेवा मैं जवाब दूंगा। यही हमारे वीर सैनिक रहते थे, बॉर्डर बैठे रहते थे और पीछे से सर काट के लेके चले जाते थे। हमारे सैनिक कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि दिल्ली से जो नहीं कभी नहीं कटे। उसके बाद उसके बाद जो है हम घर में घुस के मारते हैं। आज भी देखिए विपक्षियों को भारत का गुणगान गा रहे हैं, वो हमको डर दिखाते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो हमारा एटम काहे के लिए बम है ना। आज भी देखिए विपक्षियों को पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमारे सेना का सर कटता था उसकी चिंता नहीं है। दो बड़े सवाल महिला मुद्दा से शुरू हुआ था। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में लोकसभा सांसद का टिकट समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को दिया है, पहला। और दूसरा मुद्दा आया था चीनी मिल की बात, पूर्वांचल की बात है, किसानों के हित की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल कुशीनगर के पडरौना विधानसभा में सभा है और अगले दिन विपक्ष इंडिया अलायंस में राहुल जी अखिलेश जी की सभा है। एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूं, 2014 में जो आरपीएन सिंह चुनाव हारे थे जिस मुद्दे पे कि वो चीनी मिल नहीं चला और वो चुनाव हार गए अपने दरवाजे का, क्या 10 सालों में उसको मौका नहीं मिला उस चीनी मिल को चलाने के लिए? कल फिर प्रधानमंत्री जी कहेंगे मुझे तो सूचना ही नहीं थी। सेना वाले विषय पे बात कर लेंगे। आप बताएं किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा और इस सरकार के कोई अच्छे काम? डेवलपमेंट सिर्फ वो भले कहें मेडिकल, मुझे तो डेवलपमेंट दिखता। मैं आज तक प्राइवेट में कभी नहीं दिखाई हूँ। सरकारी अस्पताल में सरकारी अस्पताल में दिखाई हूँ। 2 बच्चे मेरे सरकारी अस्पताल में ही हुए। सरकारी अस्पताल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए पहले आप बताएं कि किस विषय पर चुनाव इस बार वोट करेंगी और इस सरकार का कोई एक अच्छा काम बता दीजिए। पहले अच्छे काम बता लूं? बुरा भी बताना है। पहले अच्छाई पे बात कर लेते हैं। मुझे इस सरकार का सबसे अच्छा काम लगा प्रदर्शनकारी और एक सेल्स पर्सन कैसे बढ़िया इस देश में तैयार किया जाता है। तो बेहतर सेल्स पर्सन हम तैयार कर सकते हैं जो पूरे देश को बेच सके। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। दूसरा, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि शब्दकोश में नई शब्दों को जोड़कर जिसे हम अपने बच्चों को पढ़ाकर उनका ज्ञानवर्धन करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री होता नहीं है, घर के मुखिया हैं, तो जो घर का मुखिया करेगा बच्चे वही सीखेंगे। तो आप मुजरे वाले शब्द पे फिर नहीं मैं बता रही हूँ ना, केवल मुजरे पे मत अटकिए। संसद में उनका व्यवहार देखिए, संसद के बाहर उनका व्यवहार देखिए, अपने लोगों के साथ उनका व्यवहार देखिए और उनका अपने पत्नी के साथ व्यवहार देख लीजिए, उनका अपने पत्नी के साथ व्यवहार कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे व्यवहार देख लीजिए। दूसरा, जो इनके डायलॉग, जो इनके संवाद लिखे जाते हैं, वो कोई डेली सोप वाला आकर बी ग्रेड मूवी वाला सी ग्रेड डायलॉग लिखता है और मैंने मन की बात देखना और इनका भाषण सुनना बंद कर दिया है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल। तो इस बार और जाते इनसे मैंने जुमला भी सिखाया है। अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है और प्रधानमंत्री जी के मुस्कान से डर लगता है। जब जब वो मित्रों कह के आते हैं, भाई साहब लगता है अब कुछ बवाल है और नियत नेक है मानना, लेकिन हो सकता है, लेकिन दिल में बैठे हुए शैतान से डर लगता है। और अगर राम होते तो मुझे लगता है मणिपुर के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री को बैठा कर पूछते कि बताओ क्या यही रामराज है? रामराज एक ऐसा रामराज था जहां शेर और बकरी एक ही तालाब पर पानी पीता था और हमारे प्रधानमंत्री ने तो हिंदू मुस्लिम कर दिया। क्या आप खून देखकर बता सकते हैं किसका हिंदू का खून है कि मुस्लिम का खून है? जब आप हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन करने जाते हैं और वो ब्लड किसी दूसरे को मिलता है, क्या आप बता पाते हैं किस जाति का है, किस धर्म का है? क्यों नहीं ये लोग मना कर देते हैं कि हम ब्लड बैंक से खून नहीं लेंगे? तो मेरा मुद्दा यही सारा है, रोजगार, भाषा, राजनीति में जिस तरह भाषा का स्तर गिर रहा है, मैं दुखी हूँ इस बात से और आप सबको और हम सबको इसकी चिंता होनी चाहिए। महिला सुरक्षा और पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए अब इस देश। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। खत्म। प्रधानमंत्री संसद में आंख नहीं मारते हैं। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, ये बता नहीं पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे। आंख नहीं मारते और क्या करते हैं? आंख नहीं मारते हैं। वो डिग्री आप मैडम बाद में हमसे लीजिएगा, प्रधानमंत्री से लीजिएगा। वो आंख नहीं मारते हैं। और उसके बाद से मैडम एक और मुद्दा उठाई हैं, मणिपुर वाला, गए नहीं प्रधानमंत्री? बिल्कुल
मणिपुर में जो भी हो सकता है, गृह मंत्री का कार्य था, गृह मंत्री जी गए थे वहाँ पे, और वहाँ सुधार है, सुधार है। वाइल्ड लाइफ जाना चाहिए प्रधानमंत्री का सिर्फ यही काम नहीं ना है। वही तो कह रहे हैं कि वो नदी में जाते हैं। अब आप यहाँ पे अपने इसमें बुलाए हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, हमको बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं होता है, हर जगह है। और प्रधानमंत्री जी उसके विस्तृत बयान जो है लोकसभा में दिए, और सारे विपक्षी उस टाइम आउट थे। उनको केवल राजनीति करना है, जवाब नहीं सुनना है। जब प्रधानमंत्री जी जवाब दिए तब जो है विपक्ष लोकसभा से आउट। जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है, विपक्ष आउट हो जाता है। सेना वाले मुद्दे पे करके खत्म करेंगे। हाँ बताएं। 4 तारीख को खटाखट 4 तारीख को खटाखट सेना वाले पे करके खत्म कर देंगे। चीज मैंने शुरू किया था अपना इसी से कि जो केंद्रीय पुलिस बल है, उन्होंने आरोप, इसी पे हम डिबेट अपनी खत्म कंक्लूजन पे आ गए हैं। सेना पे उन्होंने आरोप लगाया कि जूते नहीं मिलते थे, वार पे सब मिलता था, उसमें कोई चेंज नहीं है। पहली चीज गोली से चलाते समय जो है कुछ नहीं होता था। आज भी परमिशन नहीं लेते, तब भी परमिशन नहीं लेते थे। जितने बड़े वॉर जीते गए हैं वो इस सरकार में नहीं जीते गए हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती थी तब सीधे सीधे पाकिस्तान पे विजय हमने ली थी, हम घुस गए थे पाकिस्तान में। तो हम अगर इतिहास भूल गए तो दूसरी बात है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा अभी जो आंतरिक सुरक्षा का बल है, केंद्रीय पुलिस बल जो है, उसके पुरानी पेंशन को कोर्ट के अगेंस्ट जाके सरकार खड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो है सेना विरोधी सरकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा, कारगिल वॉर हीरो के परिवार की थी वो महिला जो मणिपुर में बेइज्जत की गई। तो ये सेना से मैंने कहा सेना विरोधी सरकार है। ये सब फर्जी बातें हैं। उसके बाद भी बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं। इन्होंने जो आरोप लगाया कि सेनाओं को जूते नहीं मिलते थे, कपड़े नहीं मिलते थे, ठंड में जाने की व्यवस्था नहीं होती थी, वॉर करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता था। तो आप सेना में 10 साल नौकरी किए हैं, कमांडेंट रहे हैं, आपको श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे स्मृति शेष मुलायम सिंह यादव जी ने एक नियम लिया था जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद जो सैनिक होते हैं उनका जो पार्थिव शरीर होता है, अंतिम संस्कार घर पे हो पाता है। सैनिकों के लिए संवेदनशीलता इसको कहते हैं। ये सब जो बाकी बातें हैं, ये सब कहानियां हैं, इसका किसी सैनिक से कोई लेना देना नहीं है। ये परमिशन, जूते वगैरह सब फर्जी है, कुछ नहीं है ऐसा। आपने 10 साल सेवा दी है। आप मुझे इनसे पूछिए, पुलवामा में 40 हमारे जवान शहीद हुए, उनको पुरानी पेंशन के लिए सरकार उनके अगेंस्ट खड़ी है। सीआरपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती। कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को दे दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम नहीं देंगे। आज भी वो केस चल रहा है। और दूसरी बात, इनसे ये पूछिए कि पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे, कितने लोगों को सजा मिल चुकी है उसके लिए? जो जितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इतना आरडीएक्स कैसे आया और उसके लिए क्या कार्रवाई हुई, अब तक कोई बताएगा इसका जवाब? ये सैनिक विरोधी, सेना विरोधी, जवान विरोधी, महिला विरोधी, पहलवान विरोधी सरकार है। इसको जा रहा है, ये खटाखट जा रही है। ये एक आरोप था और इनका जवाब एक सेना के पूर्व सैनिक दे रहे थे। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे आप, और इसका जवाब दे रहे थे। हम ये डिबेट कर रहे थे और ये एक शानदार डिबेट थी। इसमें सारे पढ़े लिखे लोग थे, अलग अलग। पहले क्यों नौकरी छोड़ के आए थे सीआरपीएफ? क्या कह रहे हैं? हमको लगता है सीआरपीएफ में जवान थे और इनको आयुध नहीं मिलता था, हथियार नहीं मिलता था, इसीलिए नौकरी छोड़ के चले आए थे। चलिए, नौकरी है। पहली बात यह है कि जैसे प्रधानमंत्री जी शिक्षित हैं, वैसे ही शायद ये भी शिक्षित हैं। मैंने यूपीएससी 2012 क्लियर करके मैं असिस्टेंट कमांडेंट था 10 साल। मैंने ऐसी, मेरा नाम अगर ये गूगल करेंगे इनको पता चल जाएगा मैं कहाँ रहा हूँ और कौन कौन से मैंने अभियान किए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अपने मन से नौकरी में गया था, अपने मन से अपनी सेवाएं जब फील्ड में कर ली तो मैं आ गया। तो मैं क्यों आया उसका कारण सबको पता है, इनको बताने की पहली चीज जरूरत नहीं है। ही इज नॉट क्वालिफाइड इनफ टू आस्क दिस। दूसरा कि आयुध की कमी थी, किसकी कमी थी, छोड़ के चले। अगर ऐसा भी सवाल होगा तो इन्हीं की सरकार पे होगा, क्योंकि इन्हीं, जब मैंने फॉर्म भरा था तो कांग्रेस की सरकार थी, जब मुझे नौकरी मिली वो कांग्रेस सरकार ने दी थी, जब मैं छोड़ के आया तो भाई साहब की सरकार थी। तो इसका जवाब ये खुद से पूछे, अपनी सरकार से पूछे कि मैं क्यों छोड़ के आया। तो मैं, क्योंकि मैं ऐसी सर्विस से आता हूं, मुझे गर्व है उससे, अपने बल पे मुझे बहुत गर्व है कि मैंने वो नौकरी की, बहुत अच्छे दिन जिए मैंने और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे सेवाएं दी। हर इंसान को देना चाहिए। तो उस पे टिप्पणी करना, पहली चीज मुझे खराब लगता है कि मैं ऐसे बल पे टिप्पणी करूं। ये कर रहे हैं तो ये इनका अपनी सोच है। सवाल जवाब होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, बहुत लंबा हो जाएगा। हमारी सेना आती, हमारी सरकार आती है, हम सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देते हैं, जो आज इसके पहले कोई सरकार हिम्मत नहीं की थी। ठीक है, चलिए, ये अगर ऐसे डिबेट होगी तो सम्मान है। सेना वो कोर्ट ने परमिशन दी थी। ये डिबेट शानदार थी। ये डिबेट में सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और सबने अपनी अपनी बात रखी 2024 लोकसभा के चुनाव को लेकर।
लेकर। किसका मत कहां जा रहा है ये तो 1 तारीख को पता चलेगा, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है और अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन लोगों की राय कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।